नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का अध्ययन करें तो पिछली क्लास में हमने शेषवावस्था की परिभाषाएं, विशेषताएं एवं शिक्षा का जो स्वरूप था उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, आज हम एक और वीडियो के बारे में अध्ययन करने वाले। आज हम एक और अवस्था पढ़ रहे हैं और अवस्था आज हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था विकास की एक और अवस्था बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, बाल्यावस्था। दोस्तों, बाल्यावस्था का जो आयु काल है वो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। आयु काल कितना है? 6 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है। शेषवावस्था का आयु काल था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। करो ने शेषवावस्था का आयु काल 5 या 6 वर्ष तक स्वीकार किया था। फ्राइड कहता है कि शेषवावस्था औसतन 4 या 5 वर्ष तक चलती है। कुल मिलाकर हमने ऐसा पढ़ा था कि शेषवावस्था का जो आयु काल है वो कितना वर्ष होता है? वो जन्म से लेकर 5 वर्ष होता है। तो दोस्तों, 6 से लेकर 12 वर्ष तक जो आयु काल है वो किसका माना जाता है? बाल्यावस्था का माना जाता है। तो बाल्यावस्था का आयु काल 6 से लेकर 12 वर्ष। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं बाल्यावस्था के संबंध में जो विचारक है और जिन्होंने परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम एक एक विद्वान ने किस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए बाल्यावस्था के संबंध में, उनके बारे में जानते। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्ल बुर्स के अनुसार। कार्ल ब्रूस के अनुसार। ठीक है, कार्ल बुर्स के अनुसार। कार्ल बुर्स कहता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कैसा काल है? अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल है भाई? अनोखा काल है। ये कौन स्वीकार करता है दोस्तों? ये परिभाषा बाल्यावस्था में कार्ल बुर्स स्वीकार करता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कि बाल्यावस्था के जैसी कोई अवस्था है वो जीवन में नहीं आती है। सभी प्रकार की गतिविधियां, संवेग और जो विकास है वो स्थायी हो जाता है। शेषवावस्था किशोरा में तो विकास है, संवेग है, वो विकसित हो जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। लेकिन शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में जब आते हैं तो बाल्यावस्था में सारी स्थितियां क्या हो जाती है? एकदम स्थिर हो जाती है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? दोस्तों, कार्ल बुर्स के द्वारा स्वीकार किया। इसके बाद में हम जो परिभाषा पढ़ रहे हैं दोस्तों, वह फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। और सिगमंड फ्राइड कहता है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। कैसा काल है भाई? बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। ठीक है। फ्राइड कह रहा है कि बाल्यावस्था कैसा काल है? जीवन का निर्माणकारी काल है। एक बालक के जीवन का जो निर्माण है, उसकी नैतिकता का विकास, उसके चरित्र का विकास है, उनकी आदतों का जो विकास है, विद्यालय में जाने की अवस्था, ये सारी स्थितियां कौन सी अवस्था के अंतर्गत प्रकट होती है? दोस्तों, बाल्यावस्था में ही प्रकट होती है। बाल्यावस्था में बालक घर से बाहर निकलता है, दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है और अन्य व्यक्तियों से अनेक प्रकार की बातें वो सीखता है और अनेक प्रकार की बातें सीखकर वो अपने चरित्र का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये परिभाषा कौन स्वीकार करा है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड स्वीकार करा है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि बालक के चरित्र का निर्माण कौन सी अवस्था में शुरू हो जाता है? बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। ठीक है।
इसके अलावा हम परिभाषा पढ़ते हैं रोस के अनुसार, JS रोस इसका पूरा नाम है। रोस के अनुसार दोस्तों रोस ने बाल्यावस्था के संबंध में दो परिभाषा दी है, जिसमें सबसे पहली जो परिभाषा है वो है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता तथा छद्म परिपक्वता का काल है। छद्म परिपक्वता का काल है। ठीक है, रोस ने पहले परिभाषा दी कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता एवं छद्म परिपक्वता का काल है, और दूसरी जो परिभाषा है वो दी है बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्व है। ठीक है भाई। दोस्तों रोस ने परिभाषा दी है, रोस कहता है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता एवं छद्म परिपक्वता का काल है। दोस्तों मिथ्या का अर्थ होता है झूठ बोलना, छद्म का अर्थ होता है झूठ बोलना या फिर छल कपट धोखा करना। तो रोस कहता है कि बाल्यावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो वो झूठ बोलने लग जाता है। झूठ बोलने की अवस्था है, जैसे बालक कोई गलती करता है, किसी गिलास को तोड़ देता है दोस्तों, तोड़ने के बाद में वो उस गिलास को वापिस वैसा का वैसा रखता है वापिस वैसा ही रखता है। बार बार पूछने के बाद भी वो बालक नहीं बताता है, झूठ बोलता रहता है, इस गिलास को मैंने नहीं तोड़ा है। छद्म परिपक्वता तरह तरह के बहाने बनाता रहता है, लेकिन जो वास्तविक है उसने गिलास को तोड़ा है उसके बारे में वो नहीं कहता है। तो रोस स्वीकार करता है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता एवं छद्म परिपक्वता का काल है। दूसरी परिभाषा दी कि बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्व है। यहाँ पर बालक का विकास है वो स्थायी हो जाता है। भाई शेषवावस्था में सर्वाधिक होता है और बाल्यावस्था में उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक जो विकास है वो स्थायी हो जाता है, और किशोरावस्था में फिर तीव्र गति से बढ़ता है। तो रोस ने परिभाषा दी बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी गई है? स्थायित्व मानी गई है कि बालक के विकास में क्या आ जाता है दोस्तों? स्थायित्व आ जाता है। इसके बाद में जो परिभाषा दी है वो दी जीन पियाजे ने, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में 2 बार पूछी गई परिभाषा है दोस्तों। जीन पियाजे कहता है कि बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया का काल है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया का काल है। कैसा काल है भाई? बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया का काल है। प्रश्न पूछा था सेकंड ग्रेड में कि वैचारिक क्रिया का काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों वैचारिक क्रिया का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया का काल किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। और जीन पियाजे की किस अवस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहा जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, SMSTOS कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक चलती है। 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है।
किशोरावस्था में 6 वर्ष से लेकर 12 तक चलती है, 7 से 11 तक चलती है, तो 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों 3 प्रश्न बन गए। प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, वैचारिक क्रिया का काल कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था। परिभाषा से ये पूछ ले कि बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया का काल किसने कहा, तो जीन पियाजे ने कहा। जीन पियाजे की विकास की किस अवस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहा जाता है, तो COS कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयुकाल 7 से लेकर 11 वर्ष तक स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर एक ही परिभाषा में दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न निकल के आए। इसके अलावा एक और परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, किलपेट्रिक। किलपेट्रिक, ठीक है। किलपेट्रिक कहता है कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक, द्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, ठीक है भाई। किलपेट्रिक ने स्वीकार किया है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, कि बालक में सामाजिकता का विकास तो हो जाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, कि बाल्यावस्था में बालक में समाजीकरण यानी सामाजिकता का विकास तो हो जाता है, लेकिन बालक को बहुत सारे द्वंद्व एवं संघर्षों से गुजरना पड़ता है। किससे, बहुत सारी बालक के सामने समस्या आती है, पेन कॉपी पेंसिल, पेन कॉपी पेंसिल, स्कूल करता करता ही रह जाता है बेचारा। तो इसलिए कहता है कि बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता का विकास तो हो जाता है, लेकिन प्रतिद्वंद्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, किलपेट्रिक कहता है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था का आयुकाल के संबंध में हमें प्रश्न पूछे तो आयुकाल कितना है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। कार्ल बुश कहता है कि बाल्यावस्था जीवन का कैसा काल है दोस्तों, अनोखा काल है। इसमें ऐसा बाल्यावस्था जैसा काल है वो जीवन में आता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बालक का निर्माण होने लग जाता है। तो बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। रोस कहता है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, छद्म परिपक्वता का काल है, और बाल्यावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्व है। तो ये दो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, JS रोस के द्वारा दी गई है। जीन पियाजे कहते हैं कि बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया का काल है। वैचारिक क्रिया का काल कौन सी अवस्था को, बाल्यावस्था को कहा जाता है। और जीन पियाजे की किस अवस्था को वैचारिक क्रिया का काल कहा जाता है, तो COS मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। और किलपेट्री कहता है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। तो उम्मीद करता हूं तथ्य समझ में आए होंगे दोस्तों। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई मिटा दो। ठीक है भाई, अब देखो हम परिभाषा पढ़ते हैं। बलेर, बलेर जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार, बलेर जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार, बलेर जॉन्स एवं सिम्पसन तीनों दोस्तों अलग अलग विचारक है। ये कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दो परिभाषा दी इन्होंने। पहली परिभाषा दी शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में
जीवन चक्र में, बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण जीवन चक्र में, बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अन्य कोई और अवस्था नहीं है, अन्य कोई और अवस्था नहीं है। तो ब्लेर जोन्स एवं सिम्पसन ने स्वीकार किया है कि बाल्यावस्था की बात करें तो शैक्षिक दृष्टिकोण से, किस आधार पर भाई? शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, शिक्षा की दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण छोड़ दिया भाई, बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अन्य कोई और अवस्था नहीं है, क्योंकि जॉन्स, ब्लेर और सिम्पसन ने दोस्तों बाल्यावस्था को क्या नाम दिया था? बाल्यावस्था को विद्यालय की आयु नाम दिया था। बाल्यावस्था विद्यालय की आयु है। विद्यालय जाने की अवस्था 6 वर्ष का बालक है, उसको विद्यालय में जाना, 6 वर्ष का बालक है वह विद्यालय में जाना शुरू कर देता है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन ने बाल्यावस्था को किसकी संज्ञा दी है? दोस्तों विद्यालय की आयु दी है, कि बाल्यावस्था विद्यालय की आयु मानी गई है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा स्वीकार की गई है? ये ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन के द्वारा स्वीकार की। इन तीनों ने मिलकर एक और परिभाषा दी है। दूसरी जो परिभाषा दी है वो परिभाषा है कि बाल्यावस्था वह काल है, बाल्यावस्था वह काल है, बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के, किसके भाई? व्यक्ति के, जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य, दोस्तों मूल्य संस्कारों को कहते हैं। किनको कहते हैं? मूल्य संस्कारों को कहते हैं। ठीक है, तो बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्शों को, किनको भाई? आदर्शों को एक बड़ी सीमा तक निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन ने एक और परिभाषा दी है, और परिभाषा दी है कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण एवं मूल्य, यानी बालक के संस्कार और जो आदर्श होते हैं वो लगभग विकसित हो जाते हैं। आदर्शों का, संस्कारों का, मूल्यों का, दृष्टिकोण का लगभग विकास है वो बाल्यावस्था में हो जाता है। दोस्तों ये भी किसने स्वीकार किया है? ये भी ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन ने स्वीकार किया है कि बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति की बुनियादी, यानी उसके चरित्र का निर्माण करने वाले, उसके चरित्र की नींव रखने वाले जो दृष्टिकोण है, जो मूल्य है, जो संस्कार है, जो आदर्श होते हैं वो लगभग विकसित हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? दोस्तों बाल्यावस्था में विकसित हो जाते हैं। ये किसके द्वारा स्वीकार किया है? ये ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन के द्वारा स्वीकार किया। तो तीन परिभाषा होगी कि शैक्षिक दृष्टिकोण को देखते हुए जीवन चक्र में अन्य कोई परिभाषा नहीं, अन्य कोई अवस्था नहीं है, तो वो बाल्यावस्था। ये भी परिभाषा ब्लेर, जोन्स और सिम्पसन ने दी है। विद्यालय की आयु, बाल्यावस्था को विद्यालय की आयु भी किसने कहा है? ये भी इन्होंने कहा है। और ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में व्यक्ति के जो दृष्टिकोण है, मूल्य है, संस्कार है, आदर्श है, उनका भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा की चर्चा करते हैं। स्ट्रेंग के अनुसार, किसके अनुसार भाई? स्ट्रेंग के अनुसार। स्ट्रेंग, दोस्तों स्ट्रेंग कहता है कि बाल्यावस्था खेल की आयु है, खिलौने की आयु से स्वावस्था। बाल्यावस्था
खेल की आयु है, बाल्यावस्था खेल की आयु है, अर्थात 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 बाल्यावस्था में, अर्थात बाल्यावस्था में किसमें भाई, अर्थात बाल्यावस्था में शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो, 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। स्ट्रेन कहता है कि बाल्यावस्था खेल की आयु है, खिलौने की आयु शैशवावस्था, खेल की आयु बाल्यावस्था, बाल्यावस्था खेल की आयु है और बाल्यावस्था में साहित्य ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। 10 वर्ष का बालक सभी प्रकार के खेल वो खेलने लग जाते हैं, इसलिए खेल की आयु कौन सी अवस्था मानी गई है दोस्तों, बाल्यावस्था मानी गई है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये परिभाषा स्ट्रेन के द्वारा दी गई है। ठीक है, एक और परिभाषा बात करते हैं कार्ल एवं बुर्स के अनुसार, कार्ल एवं बुर्स के अनुसार। ठीक है, कार्ल बुर्स कहता है कि 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की अवधि में, 6 से 12 वर्ष की अवधि की अपूर्ण विशेषता, 6 से 12 वर्ष की अवधि की अपूर्ण जो विशेषता है वो है मानसिक रुचियों में, मानसिक रुचियों में अस्पष्ट परिवर्तन, अस्पष्ट परिवर्तन है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई परिभाषा है। कर्ल एवं बुर्स ने एक और परिभाषा दी है कि 6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्ण विशेषता, जो विशेषता ऐसी है बाल्यावस्था में विकसित होती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। तो कर्ल बुर्स कहता है कि 6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि में अवधि की अपूर्ण विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, कि बालक की जो रुचियां होती है वो विकसित तो होने लग जाती है लेकिन पूर्णतः वो परिपक्व नहीं हो पाती है, वो आधी अधूरी रह जाती है। इसलिए मानसिक रुचियों में अस्पष्ट परिवर्तन हमें यदि देखने को मिलते हैं तो वो कौन सी अवस्था में मिलते हैं दोस्तों, वो बाल्यावस्था में मिलते हैं। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, कर्ल एवं बुर्स के अनुसार। तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने 3 परिभाषा दी कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है, अर्थात बाल्यावस्था को विद्यालय की आयु भी किसने कहा है, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है। इसके अलावा परिभाषित है कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी, व्यक्ति के नींव डालने वाले, उनके चरित्र का निर्माण करने वाले जो दृष्टिकोण है, मूल्य है, जो संस्कार है या फिर जो आदर्श है वो बाल्यावस्था में लगभग विकसित हो जाते हैं। स्ट्रेन कहता है कि बाल्यावस्था खेल क्या है और बाल्यावस्था में शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेल रहा होगा। कर्ल बुर्स कहता है कि 6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि में एक अपूर्ण विशेषता होती है, यानी बाल्यावस्था की एक अपूर्ण विशेषता है और वह है मानसिक रुचियों में अस्पष्ट परिवर्तन। मानसिक रुचियों में परिवर्तन तो होने लग जाते लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। अब 2 परिभाषाएं और रही जिनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं, तो इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हवा मिटा दो।
दोस्तों नेक्स्ट जो परिभाषा है वो दी है कुप्पुस्वामी ने। किसने भाई? कुप्पुस्वामी के अनुसार। गीला रह गया बट कुप्पुस्वामी के अनुसार कुप्पुस्वामी कुप्पुस्वामी कहता है कि बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है तथा उसमें एकांकीपन उदासीनता तथा सामाजिक विकास आदि भावनाएं विकसित होने लगती है। दोस्तों परिभाषा थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुप्पुस्वामी स्वीकार कर रहा है दोस्तों, कुप्पुस्वामी ने परिभाषा दी है कि बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। बालक की पढ़ाई के संबंध में कोई भी बालक को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, हर किसी स्थिति के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है और उस काम के प्रति उसको गुस्सा भी आता है क्योंकि वो उसका स्वभाव उग्र हो जाता है। तो बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है और ऐसी स्थिति में बालक क्या चाहता है? अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। एकांकीपन, उदासीनता तथा सामाजिक विकास आदि भावनाएं विकसित होने लग जाती है। बालक उदास भी, अकेला रहता है तो उदास भी रहता है, लेकिन उसके साथ में सामाजिक विकास की भावनाएं भी उस बालक में विकसित होने लगती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो किसने दी है दोस्तों? कुप्पुस्वामी ने दी। इसके अलावा एक और परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ वर्थ कहता है कि बाल्यावस्था में, कब भाई? बाल्यावस्था के बालक बालिकाओं बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान, बालक बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान, न्याय पक्ष, ईमानदारी एवं सामाजिक
ईमानदारी एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होने लगता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होने लगता है। स्ट्रेनवर्थ कहता है कि बाल्यावस्था में बालक और बालिका, जब बालक और बालिका बाल्यावस्था में जब प्रवेश करते हैं तो दोस्तों बाल्यावस्था में वो अच्छे बुरे का ज्ञान है उनको होने लगता है। अच्छे बुरे का जो ज्ञान है भाई, ये चीज अच्छी है या फिर बुरी है। कोई बाल्यावस्था में 6-7 वर्ष का बालक है, कोई किसी बड़े बालक के साथ में जिसने किशोरावस्था को प्राप्त करा है, ऐसे बालक के साथ में वो चला जाता है, वो बालक यदि बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो वो बच्चा 100% कहेगा कि मैं घर पे जाके कहूंगा कि तू बीड़ी पी रहा है, फिर ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छे ये जो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो बात अच्छी नहीं है, उसको बुरी लगती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक में अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा न्याय पक्ष, जिधर न्याय होगा उसी का पक्ष लेगा, घर पे जाके 100% कहेगा ये सिगरेट पी रहा था। अब वो कभी मना नहीं करेगा कि नहीं पी रहा था, उसको चॉकलेट खिलाने के बाद में भी यदि बात आएगी तो वो कहेगा पी रहा था सिगरेट, ये काम, ये गंदा काम कर रहा था। ईमानदारी एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होने लगता है, तो ये कौन परिभाषा स्वीकार करता है दोस्तों? स्टेनवर्थ। तो कुप्पुस्वामी और स्टेनवर्थ दोनों की परिभाषा रेट के एग्जाम को देखते हैं, अन्य सभी प्रकार के एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार दोनों परिभाषाओं का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मिटा दो। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था की जो सबसे पहली विशेषता है वो है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक है, प्रश्न हमसे यह पूछे कि शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता तो कौन सी अवस्था में होती है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शेषवावस्था में। भाई शेषवावस्था की विशेषता क्या? शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज गति से होता है शेषवावस्था में, लेकिन शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। रोश ने स्वीकार किया था कि बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्व है, क्योंकि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है दोस्तों? स्थायी हो जाता है। इसके अलावा जिज्ञासा प्रवृत्ति में, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। बालक क्यों, कब और कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। क्यों, कब और कैसे, इन प्रश्नों की जो भरमार है वो कौन सी अवस्था में करने लग जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था में करने लग जाता है। जानने की इच्छा, हम कहते हैं कि यार वो आज बाइक वैसे फिसल गई थी, वो हो गया, फिर वो क्या, क्यों फिसली, कब फिसली, कैसे फिसली, आप वहां गए थे, मैं आज वहां पे सिकर गया था, तो सिकर क्यों गया था, कहाँ गया था, कब गया था, किस लिए गया था, इतने सारे प्रश्न कब करने लग जाता है? बालक बाल्यावस्था में करने लग जाता है। तो जिज्ञासा की जो प्रबलता है दोस्तों वो कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में आकर बालक कब, क्यों और कैसे प्रश्नों को करने लग जाता है। इसके अलावा यथार्थवादी
दृष्टिकोण का विकास, यथार्थवादी। ठीक है, यथार्थ का अर्थ होता है दोस्तों जो बात सही होती है या फिर जो गलत होती है, सही गलत उचित अनुचित जो भी स्थितियां होती है उनका ज्ञान बालक को कौन सी अवस्था में होने लग जाता है, जैसे सही गलत उचित अनुचित, कोई भी कार्य उचित है या नहीं है, सही है या गलत है, इनका भी ज्ञान है वो बालक को कौन सी अवस्था में होने लग जाता है दोस्तों, बाल्यावस्था में होने लग जाता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास है वो कौन सी अवस्था की विशेषता है दोस्तों, वो बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा रचनात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, वर्ती यानी स्वभाव, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। दोस्तों रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। बालक बाल्यावस्था में वही कार्य करता है जिन कार्यों में उस बालक को आनंद की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है, मनोरंजन होता है उस बालक को। वही जिन कार्य में आनंद की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है, उसको मनोरंजन होता है, बालक इस प्रकार के कार्य ज्यादा करते हैं। इसका मतलब रचनात्मक कार्यों में बालक का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। रचनात्मक विकास, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है दोस्तों, बाल्यावस्था में। तो ये कौन किसकी विशेषता, बाल्यावस्था की। नेक्स्ट विषय संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण। दोस्तों अब हमारे सामने यहां पर तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तीन में से सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये बनता है कि संवेगों का विकास, संवेगों का विकास। तो संवेगों का जो विकास है ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या हो जाएगा, संवेगों का विकास इस अवस्था में हो जाता है। संवेगों पर नियंत्रण करना बालक कब सीख जाता है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था होगा। लेकिन प्रश्न हमें ऐसा पूछ ले कि संवेगों में परिपक्वता, संवेगों में परिपक्वता कौन सी अवस्था में आती है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो किशोरावस्था। तीन प्रकार के प्रश्न, संवेगों पर नियंत्रण कौन से अवस्था में, बाल्यावस्था में। संवेगों का विकास कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में। और संवेगों में परिपक्वता कौन सी अवस्था में आ जाती है दोस्तों, किशोरावस्था में आ जाती है। तो संवेगों पर नियंत्रण तो ये विशेषता ये बाल्यावस्था की है। संवेगों का विकास हो जाता है शैशवावस्था में, तो ये शैशवावस्था की। और संवेगों में परिपक्वता ये किशोरावस्था की विशेषता मानी गई है। इसके अलावा संग्रह की प्रवृत्ति दोस्तों, संग्रह का मतलब एकत्रित करना, समूह के साथ में रहना, समूह के साथ में रहने बालक लग जाता है और उसके बैग को खोल कर देखना आपको विचित्र विचित्र अनेक प्रकार की चीजें मिलती है छोटे बालक में। जब वो विद्यालय जाने लग जाता है, चाहे कचरा है, वो किसी पेंसिल, कच्ची पेंसिल को छीलता है लेकिन उसका कचरा भी उसके बैग में मिलेगा। ठीक है, कोई पेज वगैरह वो कॉपी किताब का फाड़ेगा या फिर उसको कहीं पर भी मिलेगा, वो उसके ड्राइंग में मिलेगा या फिर वो भी उसके बैग के किसी जेब में मिलेगा। क्यों, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक की संग्रह करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाती है। लेकिन चोरी करना व झूठ बोलना, चोरी करना व झूठ बोलना, छोटे बालक आदतों से लाचार होते हैं। किसी के बैग में से 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 500, 2000 का नोट तो कहां मिलेगा। लेकिन इतने कोई छोटे बालक के माता पिता 10-5 रुपए देते हैं बालक को। और कुछ शरारती बालक होते हैं कि अब की बार शरारत हमारे साथ हुई, हमारे घर को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई।
शरारती जो बालक होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो किसी के बैग में देखते हैं कि यार 10 रुपए का नोट है, और 10 रुपए के नोट को देखना कभी आपने नोटिस किया है, तो वो क्या करेंगे, उसको कहता है कि ले तेरी गणित वाली कॉपी में इसको डाल देता हूं। वो खुद गणित वाले कॉपी के बीच में उस 10 के नोट को डालता है, और नजर हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ी देर के बाद में वो 10 का नोट निकाल लेता है। फिर चाहे शिक्षक कुछ भी बोले, फिर बोले यार मैंने तो लिया नहीं, लेकिन आसपास के बच्चे कहते हैं सर ये इंटरवल में वहां पर बिस्किट खा रहा था, वो खा रहा था, तब पता तो लग जाता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, झूठ बोलता है, चोरी करता है। कौन सी अवस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता। नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास, प्रवृत्ति का दोस्तों किसी कार्य के प्रति, शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। किसका हो जाता है, बालक का। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास में किस अवस्था की विशेषता है दोस्तों, बाल्यावस्था की विशेषता है। सामाजिकता सीखने की स्थली, सामाजिकता, सामाजिकता सीखने की स्थली। सामाजिकता का विकास बालक में कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों, बाल्यावस्था में होता है। तो सामाजिकता को सीखने की स्थली भी कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था ही मानी जाती है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता आ जाती है, बालक क्यों, कब और कैसे प्रश्नों को बार बार करने लग जाता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास हो जाता है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इनके बारे में भी जानकारी बालक को हो जाती है बाल्यावस्था में। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, बालक वही कार्य गतिविधियां ज्यादा करता है जिसमें रस आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, वो मनोरंजन लगता है। संवेगों पर नियंत्रण बालक कौन सी अवस्था में करने लग जाता है, संवेगों को छुपाने लग जाता है, प्रकट नहीं करता है, पिटाई करने के बाद में भी रोता नहीं है बालक, ठीक है। तो संवेगों पर नियंत्रण बाल्यावस्था में, संवेगों का विकास शैशवावस्था में, और संवेगों में परिपक्वता किशोरावस्था में। 3 प्रश्न, अलग अलग बातें याद रखनी। संग्रह की प्रवृत्ति, चोरी करना व झूठ बोलना, और नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास, और सामाजिकता सीखने की स्थली दोस्तों कौन सी अवस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि बाल्यावस्था की विशेषताएं समझ में आई होंगी दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हमें मिटा दूं, अब देखो नेक्स्ट विशेषता है, 10वीं जो विशेषता है वो है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। दोस्तों हमें पूछ लिया अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास तो या तो शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था में भी कुछ बालक अंतर्मुखी रहते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने लग जाते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है दोस्तों, बाल्यावस्था में हो जाता है। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होता है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। एग्जाम में बार बार ये विशेषता पूछी भी जा चुकी है कि कौन सी अवस्था में बालक बिना किसी उद्देश्य से इधर उधर भटकते रहते। तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति भी कौन सी अवस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा आपस में लड़ाई झगड़ा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, कोई उद्देश्य नहीं होता, बिना किसी उद्देश्य से छोटे बालक आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते किसी भी बात को लेकर। तो लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा करना भी कौन सी अवस्था में देखने को मिलते दोस्तों, बाल्यावस्था में देखने को मिलते। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा यानी होड़,
प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास। किसका विकास भाई? प्रतिस्पर्धा की भावना की। दो बालकों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाती, जैसे कोई बालक अच्छा कार्य करके लाता है और अध्यापक उसके कॉपी में गुड या फिर वेरी गुड दे देता है, तो वो फिर लगातार ऐसे देते रहते हैं, तो दो बालकों में आपस में कंपटीशन हो जाता है कि तेरी कॉपी में कितने गुड है, मेरी में कितने गुड है, और वो बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश करने लग जाता है। तो प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है वो भी कौन सी अवस्था में आकर विकसित हो जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में। पक्षपात की भावना, पक्षपात की भावना, बालक के एक ही माता पिता से उत्पन्न छोटी बड़ी संतान है, उनमें भी आपस में पक्षपात होने लग जाता है, या फिर कक्षा कक्ष में भी बालकों में आपस में जो पक्षपात है वो होने लग जाता है कि ये तेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये उसका फ्रेंड है, ये उसकी फ्रेंड है। ऐसे क्या होने लग जाता है? पक्षपात की भावना का भी विकास होने लग जाता है। नेक्स्ट तो विशेषता है वो है प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा। प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, कि माता पिता से अधिक प्रशंसा छोटा वाला बालक कर रहा है, बड़ा वाला बालक कर रहा है, इस प्रकार की प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा भी किन अवस्था में जाकर हो जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में जाकर हो जाती है। समलिंगीय समूह भावना, बाल्यावस्था में समलिंगीय समूह भावना का विकास हो जाता है। बालक है वो बालक के साथ में रहना पसंद करेगा, बालिका है वो बालिका के साथ में रहना पसंद करेंगे, उनके उसी समूह के क्या होंगे? उसी समूह के दोस्त वगैरह होंगे। तो समूह का आयुकाल भी कौन सी अवस्था? समूह यानी टोली कह सकते हैं हम। समूह का आयुकाल, बालक बालकों के समूह में रहेगा, बालिका बालिका के समूह में रहेगी। तो समलिंगीय भावना का विकास है, और समूह यानी टोली की भावना का विकास है, वो भी टोली का आयुकाल भी दोस्तों कौन सी अवस्था की विशेषता? बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा जाति भेद, अर्थ भेद एवं लिंग भेद, जाति भेद, अर्थ भेद एवं जो लिंग भेद है, ये भी दोस्तों बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बालकों का जो विकास है, नैतिक विकास है, वो पूर्ण रूप से तो हो नहीं पाता है, उसके मानसिक विकास में अस्पष्टता रहती है, अस्पष्ट परिवर्तन होते हैं, पूरी तरह से वो संपूर्ण रूप से सोच नहीं पाता है। तब बालकों में क्या पाया जाता है? तब बालकों में जाति भेद, अर्थ भेद एवं लिंग भेद पाया जाता है। शेषवावस्था की बजाय शेषवावस्था की अपेक्षा आत्मनिर्भर, शेषवावस्था में तो बालक केवल अपनी माता पर ही निर्भर थे, लेकिन जब बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो बाल्यावस्था में वो माता पर ही डिपेंड नहीं रहते, वो आत्मनिर्भर बनने की भी उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो शेषवावस्था की अपेक्षा आत्मनिर्भरता, ये कौन सी अवस्था की विशेषता है दोस्तों? ये बाल्यावस्था की विशेषता है। इसके अलावा प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बालक कौन सी आयु में विद्यालय जाना शुरू कर देता है दोस्तों? बाल्यावस्था में। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कौन सी अवस्था मानी जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था ही मानी जाती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, पढ़ भी चुके परिभाषा में, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, शिक्षा की दृष्टि से बालक 6 वर्ष का होता है, विद्यालय जाना शुरू कर देता है, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण काल है, वो कौन सी अवस्था मानी जाती है दोस्तों? वो भी बाल्यावस्था ही मानी जाती है। और इसके अलावा जो लास्ट विशेषता है वो है मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, कि बालक के सामने कोई भी प्रत्यक्ष विषय वस्तु होती है, उस प्रत्यक्ष विषय वस्तु के बारे में जब जानकारी प्राप्त करने लग जाता है तो वो कौन सी अवस्था होती है?
बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है, बिना किसी उद्देश्य से बसकता रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो जाता है, पक्षपात की भावना, प्रशंसा पाने की इच्छा, समलिंगीय समूह भावना, समूह तथा टोली का आयुकाल, जाति भेद, अर्थ भेद एवं लिंग भेद, शेषवावस्था की बजाय अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भरता, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल और मूर्त चिंतन की अवस्था। दोस्तों कौन सी अवस्था की विशेषता मानी जाती है? तो बाल्यावस्था की विशेषताएं मानी जाती है। मैं पूरी तरह से गारंटी लेता हूं कि प्रश्न एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दो। अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए भाई। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप है बाल्यावस्था में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहला जो तथ्य है वो है भाषा ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर सर्वाधिक बल, भाषा ज्ञान पर सर्वाधिक बल। कि बालक जब घर से बाहर निकलता है तो मातृभाषा के बाद में अपनी जो राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा है वो सीखने की कोशिश करता है। तो भाषा ज्ञान पर वहां पर सर्वाधिक बल देना चाहिए, क्योंकि बालक की भाषा का ज्ञान है वो अपूर्ण रहता है, तब वो आगे जाकर प्रतिभाशाली नहीं बन पाता है, वो मंदबुद्धि या फिर पिछड़ी श्रेणी का बालक ही रह जाता है। तो भाषा विकास पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। रोचक रोचक पाठ्य रोचक पाठ्य सामग्री का प्रयोग, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप है तो रोचक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बालकों को यदि अच्छी तरीके से सिखाना है तो उनके सामने कोई मॉडल या फिर कोई चित्र या फिर कोई नाटक तथा हास्य कहानियां होती है, हंसी मजाक वाली जो कहानियां होती है दोस्तों वो ज्यादा प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए? बाल्यावस्था में रोचक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप बालकों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो उनके सामने मॉडल है, चित्र है, नाटक है या फिर हास्य कहानियां हैं या फिर खेल विधि के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा भी आप अच्छी शिक्षा प्रदान करवा सकते हो। उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन, ठीक है। उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन की इस प्रकार की सामग्री पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए जो बालकों के आईक्यू लेवल के बराबर हो और बालकों को उनमें ज्यादा से ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो। कॉलसेनिक इस बात को स्वीकार करता है कि बाल्यावस्था में बालकों की जो विषय वस्तु है वो आनंद और रस प्रदान करने वाली ही होनी चाहिए। तो उपयुक्त पाठ्य सामग्री का क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। इसके अलावा पाठ्य वस्तु व शिक्षण विधियों में
परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है भाई। बढ़ती हुई आयु के साथ में बालक की जो भी विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, या फिर जो पढ़ाने का तरीका है, शिक्षक को उनमें भी क्या करते रहना चाहिए दोस्तों, उनमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। इसके अलावा कोई कमजोर बालक है तो पाठ्य सहगामी गतिविधियों का, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का क्या करना चाहिए दोस्तों, आयोजन करना चाहिए। कोई भी बालक कमजोर है और कमजोर बालक को यदि होशियार बनाना है तो समूह में जैसे अंताक्षरी वगैरह या फिर अन्य किसी प्रकार के जैसे फाड़े वगैरह की कोई प्रतियोगिता है, ऐसा आयोजन है वो समूह में जरूर जरूर करवाना चाहिए। जैसे कभी विद्यालय हम देखते हैं कि कोई भी बालक है यदि वो नाचना नहीं जानता, अकेला वो नहीं नाच सकता है, यदि वो अकेला नहीं नाच सकता है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप 5-10 बालकों के समूह में उसको नाचने के लिए भेज दो, वो 100% इतना नाचेगा कि आप जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। तो पाठ्य सहगामी गतिविधियों का, कोई भी बालक शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाता है तो पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन करके सामान्य श्रेणी में उसको आसानी के साथ में लाया जा सकता है। इसके अलावा जिज्ञासा की संतुष्टि, जिज्ञासा की संतुष्टि किसकी भाई, जिज्ञासा की संतुष्टि, जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक यदि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो दोस्तों उसको प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रोत्साहित भी करना है और साथ में जो भी प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न का सही जवाब देकर उसकी जिज्ञासा को शांत भी करना है। तो जिज्ञासा की संतुष्टि, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक एवं नैतिक गुणों के विकास की शिक्षा, विकास की शिक्षा कि बालक का सामाजिक और जो नैतिक गुण होते हैं, सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं जिनके द्वारा वो अपने चरित्र का निर्माण करता है, दूसरी वस्तु को, दूसरे व्यक्तियों को, अन्य समाज को, दुनियादारी को दोस्तों वो जानने का प्रयास करता है, ऐसे गुणों की उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। और ऐसे जो गुण होते हैं, जो सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं, उन्हें सारे गुणों का विकास भी करना चाहिए। ठीक है। संवेगों को प्रदर्शित करने का अवसर देना चाहिए। बालक गाना गाना चाहता है, कहानी कहना चाहता है, वो नाटक चुटकला जो कुछ भी एक्टिविटी यदि बालक करना चाहता है, कोई संवेग है उसका प्रदर्शन यदि बालक करना चाहता है, तो दोस्तों शिक्षक का दायित्व है उसको उचित अवसर प्रदान करे, उसकी जिज्ञासा को, उसके संवेगों को बाहर निकाले। हो सकता है कि बालक में किस प्रकार का टैलेंट छुपा हुआ है जिसके बारे में शिक्षक को पता नहीं, तो संवेगों को प्रदर्शित करने का भी अवसर देना चाहिए। ठीक है। तो इस आधार पर बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्या हो गया, भाषा ज्ञान पर सर्वाधिक बल, रोचक पाठ्य सामग्री का प्रयोग, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन, पाठ्य वस्तु व शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन, जिज्ञासा की संतुष्टि, सामाजिक एवं नैतिक गुणों के विकास की शिक्षा और संवेगों को प्रदर्शित करने का अवसर है। इसके अलावा आपके पास में भ्रमण या पर्यटन की व्यवस्था है तो वो भी बालकों को करवाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने के बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति बालक करेंगे तो वो और अधिक सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बाल्यावस्था की जो परिभाषा, उनकी विशेषताएं और शिक्षा का जो स्वरूप है वो आप सभी को आसानी के साथ में समझ में आया होगा। लाइव बने रहने के लिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।